नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार आप सब साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोश हब पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो कि हमने अपने YouTube चैनल पर जानिए क्या कहता है भारत का संविधान नाम से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनके जितने भी आर्टिकल हैं उन पर एक सीरीज है जो वो शुरू की हुई है। इस सीरीज में हम आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक एक एक कर सारे के सारे जो भी जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है वो कवर करेंगे। तो इस वीडियो से पहले 3 वीडियो हमारे चैनल पर आर्टिकल 1, 2, 3 कंटिन्यू है जो वो अपलोड की हुई है, आप जाकर देख सकते हो। आज की जो वीडियो होने वाली है वो इस सीरीज की चौथी वीडियो होने वाली है, यानी कि आर्टिकल 4 जानिए क्या कहता है भारत का संविधान। आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 क्या कहता है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। आर्टिकल 4 any law referred to in Article 2 or Article 3 shall contain such provisions for the amendments of the first schedule and fourth schedule as may be necessary to give an effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions including provisions as a representation in Parliament and in the legislature or legislatures of the state or state affected by such law as Parliament may deem necessary। सिंपल भाषा में समझेंगे दोस्तों, ज़्यादा डीप में इसके जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आर्टिकल जो 4 है वो बोलता है एनी लॉ प्रेफर एनी लॉ प्रेफर्ड टू इन आर्टिकल 2 और 3, यानी कि जो भारत के संविधान के जो आर्टिकल है 2 और 3 उनके जो कानून बनाए जाते हैं उनके बारे में दोस्तों ये आर्टिकल बताता है कि जो आर्टिकल 2 यानी कि जो है बाहर से अर्जित किया हुआ जो भी क्षेत्र है उसके बारे में आर्टिकल 2 हमें बताता है, और 3 आर्टिकल हमें बताता है जो भारत का ही जो अंदर जितना भी क्षेत्र है जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होता है यानी कि राज्यों को बनाना, उनके बारे में। फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल में भी नेसेसरी टू गिवन द प्रोविजंस, यानी कि आपको पता है कि फर्स्ट शेड्यूल है जो वो हमें भारत के जितने भी राज्य हैं उनके बारे में बताती है, जो भारत का क्षेत्र है उनके बारे में। और जो फोर्थ शेड्यूल है दोस्तों वो हमें बताती है कि भारत का जो क्षेत्र है उसके अंदर जितने राज्य और जितने यूटी या केंद्र शासित प्रदेश है उनके अंदर जो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व होता है उनके बारे में दोस्तों हमें शेड्यूल 4 बताती है। तो इन दोनों को रिलेट करते हैं तो एक की बात समझ निकल कर आती है, क्योंकि 2 आर्टिकल जो 2 है उसमें शामिल करेंगे तो उनके जो वहाँ के लोग हैं उनको भारत का हिस्सा बनाएंगे, तो उन भारत का हिस्सा बनाने के लिए उनको संसद में रिप्रेजेंटेशन तो चाहिएगा, उनका प्रतिनिधित्व तो सरकार के अंदर होना ही चाहिए। तो ये बोलता है। और जो फोर्थ शेड्यूल है वो बता दिया आपको राज्यसभा के अंदर कि किस स्टेट से कितने कितने सांसद जाएंगे, उसके बारे में दोस्तों शेड्यूल 4 हमें बताती है।
आर्टिकल 3 से हम रिलेट करेंगे तो इनका दोस्तों जो फर्स्ट शेड्यूल है उससे अगर कोई स्टेट को अंदर ही रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे तेलंगाना लगा लो, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग कर बनाया था, तो वहाँ की सरकार ने लोकसभा का एमपी और राज्यसभा का एमपी उनको प्रतिनिधित्व दिया था। ऐसा नहीं है कि स्टेट को बना दिया और उनको जो प्रशासन के अंदर शामिल ना किया जाए। उनका जो प्रॉपर जो जनसंख्या के हिसाब से उनका अनुपात होता है, उसके हिसाब से संसद के अंदर उनका प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है। और ये जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, इसके अंदर वो इसमें लास्ट में दे रखा है दोस्तों, एज पार्लियामेंट में डीम नेसेसरी, जो उचित समझे, उस हिसाब से दोस्तों ये शक्ति हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हुई है। जैसा वो उचित समझे उस हिसाब से कानून बना सकती है। अगली लाइन देखते हैं दोस्तों। No such law as aforesaid shall be deemed to be a amendment of this constitution for the purpose of article 368। सेकंड लाइन है दोस्तों, ये हमें बताती है कि नो सच लॉ, ऐसा कोई लॉ डीम्ड नहीं समझा जाएगा बी ए अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो जो आर्टिकल 4 के अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके हिसाब से जो कानून बनाया गया है वो आर्टिकल 368 यानी कि जो संविधान संशोधन है उसका हिस्सा नहीं माना जाएगा। यहाँ पर संविधान संशोधन से मतलब होता है विशेष बहुमत, यानी कि सेंटर को 2/3 बहुमत 66% और उपस्थित का 50% दोस्तों 50%, और जितना भी स्टेट है उसका 50% होना ही चाहिए। आधे से ज़्यादा राज्य, यानी कि 28 हमारे देश में अगर राज्य मानकर चलो तो उसमें से 14 यानी 15 राज्य कम से कम सेंटर को लिखित जवाब देना चाहिए कि हम ये चाहते हैं। उनकी विधानसभाओं से ये प्रस्ताव निकलकर संसद में आएगा कि हाँ आप संसद को ये शक्ति है कि ये हम भी इनका जो ये पर्पज़ लॉ आने वाला है इनसे हम सहमत हैं, तो वो अपने एक लिखित सहमति सेंटर को देते हैं, तभी जाकर संविधान संशोधन होता है, यानी कि बहुत टफ है। तो इसी कारण से जो आर्टिकल 4 है उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसका हिस्सा नहीं माना जाता। वो एक सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकता है कानून, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा जैसे कि आर्टिकल 2 के अंदर हमने 2A जो उसमें सिक्किम का केस देखा था, तो अगर ऐसा करते तो उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता। जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको राज़ी करना पड़ता, उनका लिखित जवाब लेना पड़ता, फिर संसद के अंदर उनका मेंटेनेंस करना पड़ता जो राज्यसभा उसके हिसाब से। तो इस सब से बचने के लिए एक इजी प्रोसेस सरकार ने बनाया हुआ है दोस्तों, कि जैसे अगर कोई भी क्षेत्र भारत के अंदर मिलाना हो आर्टिकल 2 के थ्रू तो वो आसानी से मिला सकती है एक सिंपल मेजॉरिटी के संसद में एक प्रस्ताव पास कर। लेकिन दोस्तों एक बात जो ध्यान रखने योग्य है वो ये है, भारत की संसद को ये अधिकार है कि वो बाहरी क्षेत्र भारत के अंदर मिला सकती है, उसको भारत का हिस्सा बना सकती है, शामिल कर सकती है, लेकिन भारत का कोई भी हिस्सा किसी भी देश यानी कि उसके पड़ोसी जो भी देश है उसको नहीं दे सकती। ये बात ध्यान रखने योग्य है दोस्तों। अगर ऐसी कंडीशन आती है ना कि अगर कोई भारत का हिस्सा किसी दूसरे देश को दिया जाता है तो इसके लिए संसद के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा। ये दोस्तों यहाँ साफ साफ दिया हुआ है, यह बात जो ध्यान रखने योग्य है।
हाँ, अगर कोई क्षेत्र भारत को लेना है तो वो ले सकता है सिंपल मेजॉरिटी से। लेकिन अगर कोई दोस्तों क्षेत्र भारत का देना हो तो ये इतना आसान नहीं होता। इसके लिए जो अभी प्रोसेस बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो करना पड़ेगा। इतना ही है दोस्तों आर्टिकल 4। आगे की जो वीडियो होने वाली है वो आर्टिकल 5 के ऊपर होने वाली है। छोटा सा आर्टिकल है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं हम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर एनी suggestion, any inquiry, you can comment section always open.